व्हाट आई थॉट कि अरे मैंने सोचा आप थोड़ा रेस्ट कर रहे होंगे नहीं सुबह नहीं 9 नहीं बजे से। नहीं नहीं सॉरी, आपको भी हमने कर दी नहीं लाइट कोई बात क्या नहीं, करनी है? नहीं वो आप ही रखेंगे आपने पीछे का। कॉफी आपको हाँ ऑर्डर लिया की? लिया। ठीक है, आइए एक सेकंड आपका फोन मेरा बिहाइंड द सीन बड़ा वायरल कर देते हैं आप सारे। हमारा ये मानना है कि राणा साहब जो हैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा क्या हाईएस्ट कद था उनका, और उनमें से ऐसा कौन सी बेस्ट क्वालिटी है जिसको आप रोल मॉडल मानती हैं? मुझे लगता है कि राणा साहब के साथ तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता, और मुझे लगता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद रखेंगे। कि और खासकर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए आपने वहाँ बहुत सारी डिमांड्स रखी। मैं बड़प्पन है, खासतौर पर मेडन स्पीच की जो एक प्रतिक्रिया रहती है उसमें यूजुअली यही होता है कि इंटरप्ट नहीं किया जाता है एक विधायक को। ऐसा कोई इंटरनेशनल रिप्यूट के इंस्टीट्यूट देख सकते हैं कि जहाँ पे बाहर के विदेश के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आए? इसमें इस एक सवाल में दो जवाब मुझे लगता है ज़रूरी है। सबसे पहले तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ ऑनरेबल एमएलए देवयानी राणा जी की। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं एक युवा, डायनेमिक और एनर्जेटिक, ग्लोबली एजुकेटेड नेता, जो कि ग्लोबली एजुकेटेड तो है ही हैं, आज के युवाओं की रोल मॉडल भी हैं। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ ऑनरेबल एमएलए देवयानी राणा जी की। क्यों मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ग्लोबल स्टडीज़ करी हैं कैलिफोर्निया में, जिसे कि एजुकेशनल हब का माना जाता है, कॉरपोरेट हेड है, हेडक्वार्टर्स हैं गूगल के, मीटा के, एप्पल के, जहां हर कोई जीना चाहता है। आपने वहां की लाइफ छोड़ के यहाँ लोगों की सेवा करना अपना उद्देश्य समझा। एक चार्मिंग अट्रैक्टिव लाइफ को छोड़ के आप पब्लिक लाइफ में आए। ऐसा क्या हुआ जिसने आपको ये प्रॉम्प्ट किया है? सबसे पहले तो हम ये आपके माध्यम से साझा करना चाहेंगे कि हम बाहर जब पढ़ने गए तो हमें स्कॉलरशिप मिली, तो ये 2012 की बात है। उससे पहले भी हमने ये निर्णय लिया हुआ था कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमने वापस भारत देश में ज़रूर आना है। और इसकी जो नींव है वो यही है कि आज भी हमारे परिवार के जो लोग हैं वो भारतीय सेना में भी अपनी सेवा दे रहे हैं, और हमारा जो पारिवारिक ताल्लुकात रहा है वो समाज सेवा के साथ रहा है। और मैं ये मानती हूँ कि आई एम एन एब्सोल्यूट पेट्रियट, और मुझे नहीं लगता कि भारत देश से कोई बेहतर देश पूरी दुनिया में है। और मैंने स्वयं खासतौर पर भारतीयों के लिए, भारत एक नागरिक के लिए कोई और बेहतर देश नहीं है। जिस प्रकार से हम भारत में रहते हैं, जिस अपनेपन से हमारी मातृभूमि हमें गले लगाती है, मुझे लगता है पूरे विश्व में आप कहीं पर भी होकर आए तो जो घर है वो घर ही रहता है। दैट्स ग्रेट। आपके एक वीडियो देख रहे थे 2015 का, जी, जब आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं एज ए स्टूडेंट लीडर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। 2015 की देवयानी और आज की देवयानी में क्या अंतर? देखिए मुझे लगता है ये बेहतर बाकी लोग बता सकते हैं, क्योंकि 10-11 साल जो है बहुत ज़्यादा समय होता है। मुझे ये ज़रूर लगता है कि तब से आज तक जो जीवन का अनुभव है और जितना एक्सपीरियंस हमने बिटोरा है वो आज हम प्रयोग कर रहे हैं अपने सियासी तौर पर। मैंने जैसे कहा कि उस समय, उस दौर में हमारा एम्बिशन कुछ और था। राणा साहब के स्वर्गवास के बाद हम पब्लिक लाइफ में आए, समाज सेवा में डायरेक्टली उतरे एज अ पब्लिक फेस। तो मुझे लगता है कुछ परिवर्तन तो आया होगा, पर वो सिर्फ इतना आया होगा कि अब हम एक सियासतदान हैं, एक पॉलिसी मेकर हैं। तो जो भी हमने चीज़ें सीखी हैं, जो भी हमें लगता है समाज में बेहतर किए जा सकते हैं, उसको अब हम एज अ पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है जिसके माध्यम से अलग अलग चीज़ों का मिश्रण लेकर हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, एंड विद द पर्पस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को लेके, और अभी आपने राणा साहब का भी जिक्र किया,
तो हमारा ये मानना है कि राणा साहब जो हैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा क्या हाईएस्ट कद था उनका। आ, कोई भी उनके कद को मैच नहीं कर सकता। हमारी बदकिस्मती है कि अनफॉर्चुनेट वो डिमाइस करके हैं। आप उन्हीं की लिगेसी को कैरी कर रहे हैं, तो उनकी बहुत सारी अच्छी क्वालिटियां हैं, और उनमें से ऐसा कौन सी बेस्ट क्वालिटी है जिसको आप रोल मॉडल मानती हैं? मुझे लगता है कि राणा साहब के साथ तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता, और इस प्रकार से आपने साझा किया, जो छाप वो छोड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद रखेंगे। पर एक उनकी क्वालिटी जो मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और मुझे लगता है मुझ में भी है, और अगर उतनी ज़्यादा नहीं है उसकी हम क्षमता बना रहे हैं, वो उनकी ग्रिट थी। राणा साहब का हमेशा से ये था कि अगर कोई चीज़ उनका फोकस है और उसको वो अचीव करना चाहते हैं तो वो हर परिस्थितियों में उसको अचीव करेंगे, और उन्होंने अगर निर्णय ले लिया था कि एक चीज़ करनी है तो वो कर कर दिखाते थे। और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पर आज के जनरेशन में, कि अगर हम कोई बात किसी चीज़ विषय पे बात कर रहे हैं तो उसको ग्राउंड पे उतारने की टेनेसिटी और ग्रिट हमें रखनी चाहिए। और मुझे लगता है यही एक जो पुरानी हमारी जनरेशन्स हैं और हम में शायद वो फ़र्क है कि लोग अक्सर पहले करते थे और फिर उसके बारे में बात करते थे, और शायद हमारी जनरेशन में बात करते हैं और कम काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम भी राणा साहब से प्रेरणा लेकर एक कार्य कर कर फिर साझा करेंगे कि हमने ये सब किया। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि पिछले कुछ महीनों में, चाहे हम ओहदेदार थे नहीं थे, हमने काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में रखे जो आने वाले कुछ महीनों में हम लोगों से साझा कर सकेंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि आपको सीक्रेट रखना पड़ता है, तो अब कुछ कुछ चीज़ें हमें सीक्रेट भी रखनी पड़ रही हैं, पर मुझे उम्मीद है कि एक बारी हम वो लोगों में एक बारी वो काम शुरू होगा तो मैं लोगों में ज़रूर वो साझा करूँगी। बहुत बढ़िया। आप इंडिकेट कर रही हैं राणा साहब के सपने जो यहाँ की ग्रोथ को लेके थे, शायद उसी पे आप कार्य करने जा रही हैं। चलिए, हम जानना चाहेंगे आने वाले समय में, अभी जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप वन ऑफ द यंगेस्ट एमएलए जम्मू कश्मीर से हैं जी। आपकी असेंबली का पहले दिन का हम जब पहली बार असेंबली में आए तो आपको सच बताएं, हम इससे पहले कभी असेंबली गए नहीं थे। तो हमें बड़ी एक तो गर्व भी महसूस हो रहा था, और राणा साहब का वहाँ ना होना, उसका भी जो वेट होता है फॉर अ चाइल्ड, वो भी महसूस हो रहा था, क्योंकि अगर किसी के दिन में इतना बड़ा, जीवन में इतना बड़ा पड़ाव आया है तो हम उनसे साझा नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि वो कमी तो महसूस ज़रूर हुई, पर एक दृढ़ संकल्प भी था कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे लोगों की जिम्मेवारी हमारी है। उस सदन में बात करना हमारी जिम्मेवारी है। उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और जो प्रॉब्लम्स रोज़मर्रा के जीवन में वो महसूस कर रहे हैं, उनको साझा करना हमारी जिम्मेवारी थी। और मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम वो एक क्षमता रखें लोगों की बात रखने की। और जब पहली स्पीच भी हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग बहुत खुश थे, उससे बहुत सहमत थे कि जो हमने बात रखी उन्हीं के हित में रखी। और मैं उम्मीद करूंगी जैसे जैसे और असेंबली सेशंस आएंगे, क्योंकि ये तो बजट का सेशन था और हमने बजट आंकड़ों पे बात की है, पर और पॉलिसी लीनिंग वर्क भी हम आने वाले सेशंस में कर पाएंगे। आपने आंकड़ों की बात की, अक्सर हम आपको सुनते हैं और सदन में आपने बहुत ही इफ़ेक्टिवली आंकड़े पेश किए, और ख़ासकर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए आपने वहाँ बहुत सारी डिमांड्स रखी। मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा आपकी मेडन स्पीच का। आप चूँकि प्रतिपक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी स्पीच के दौरान पूरा हाल जो है वो एकदम से शांत रहा। सभी क्यूरियस थे आपको सुनने के लिए, और ज़ोरदार तालियां मिली आपके मेडन स्पीच को लेके। कहने का मतलब ये है आपको सबका आशीर्वाद मिला। इसमें आपको कैसा महसूस हुआ? ये सबका बड़प्पन है। ख़ास तौर पर मेडन स्पीच की जो एक प्रतिक्रिया रहती है उसमें यूजुअली यही होता है कि इंटरप्ट नहीं किया जाता है एक विधायक को। पर जो प्रोत्साहन हमें मिला उसका तो हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। देखिए, सब हमसे, जो कुछ हमारे हम उम्र हैं, फिर बाकी सारे हमसे बहुत बुज़ुर्ग हैं, और जो उन्होंने हौसला अफजाई की, इट्स ऑन रिकॉर्ड। ऑनरेबल स्पीकर साहब ने भी स्वयं कहा कि हौसला अफजाई करिए। तो हम धन्यवाद करते हैं कि लोगों ने कॉग्निसेंस लिया, ना सिर्फ कि हम पहली बारी बोल रहे थे, पर हमारी परिस्थितियों का भी।
और मुझे लगता है ये मान सम्मान जो आशीर्वाद हमें मिला है वो राणा साहब के प्रति जो मान सम्मान है उसकी वजह से मिला है। तो हम धन्यवाद करेंगे कि बड़े बुजुर्गों ने हमें एक मौका दिया अपनी बात रखने का। और जैसे कहते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन। तो उससे जैसे ही हम बाहर निकले तो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था कि मैं जानूं कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों में क्या मतलब इस पे क्या टिप्पणी वो देते हैं, और वो भी बहुत प्रसन्न हुए। तो हमारे लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात। जब आपको इतनी सारी इम्पोर्टेंस मिलती है, इतनी सारी ब्लेसिंग मिलती है फ्रॉम क्रॉस ऑल द कॉर्नर्स, कहने का भाव ये है कि सभी सीनियर एमएलएस जो हैं आपके को, वो भी आपको इतने सारे क्लोज से देखते हैं। तो आपके अपने पार्टी के जो सीनियर एमएलएस हैं उनका बिहेवियर कैसा रहता है आपके हमें लिए? बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला है। हमने जब भी अपने सीनियर से कोई भी प्रश्न पूछा है, उन्होंने बढ़ चढ़कर हमें उसका न सिर्फ सवाल का जवाब दिया है पर मार्गदर्शन भी दिया है। हमारी आपसे भी बात हो रही थी कि असेंबली की अलग अलग छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं जो एक पहली बारी अगर कोई विधायक बना है वो शायद अनुभव करके ही पता चलता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो शायद लोगों को भी नहीं पता, पर सदन शुरू होने से पहले आपने, असेंबली सेशन शुरू होने से पहले आपने अपने क्वेश्चंस देने होते हैं। 20 क्वेश्चंस होते हैं, 10 स्टार्ड 10 अनस्टार्ड। तो पहले उनको बनाना पड़ता है, उसको सारा डेटा इकट्ठा करके। साथ ब साथ अगर आप चाहें रेजोल्यूशंस डालना, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं साथ। और जब सेशन चल रहा होता है तो आप कट मोशंस भी डाल सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक नवनियुक्त विधायक के लिए शायद नहीं हो, पर जिन्होंने ये तजुर्बा जिनके पास है, उनसे जब भी हमने कुछ इस प्रकार का सवाल किया, उन्होंने स्वयं बैठ के कुछ लोगों ने अपने भी सैम्पल्स भेजे, बताया कि किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा एक मानना है, अंग्रेज़ी में कहावत है, इट टेक्स अ विलेज। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पहुंचना चाहता है, कहीं से शुरू करता है, तो उसको आगे बढ़ाने में, उसको प्रोत्साहन देने में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार का किरदार निभाते हैं उसमें। और हमारे सफ़र में हर प्रकार के व्यक्ति ने अलग अलग प्रकार का एक किरदार निभाया है। और मैं तो तहे दिल से धन्यवाद करूँगी सबका ही, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हमें जितनी मदद कर सकते थे की, अपना समय निकाल कर की, और वो आशीर्वाद दिया जो जिसके लिए जीवन भर हम शुक्रगुजार रहेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन ग्लोबल एक्सपीरियंस के साथ है। आपने कैलिफोर्निया से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करी है। कैलिफोर्निया माना जाता है ग्लोबल हब है एजुकेशन के लिए भी। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, इतना सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर, और फॉर्चुनेटली आपकी कंस्टिट्यूंसी में भी बड़े एजुकेशनल सेंटर हैं, आईआईटी है, आईआईएम है, जिन्होंने कि आपकी कंस्टिट्यूंसीज में डेवलपमेंट और ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या हम जम्मू कश्मीर में या नगरोटा कंस्टिट्यूंसी है, जम्मू कश्मीर कहीं पे भी ऐसा कोई इंटरनेशनल रिप्यूट के इंस्टीट्यूट देख सकते हैं कि जहाँ पे बाहर के, विदेश के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आए? इसमें इस एक सवाल में 2 जवाब मुझे लगता है ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका श्रेय तो स्वर्गीय द्विजेंद्र सिंह राणा साहब को जाता है। पूरे भारत देश में 2 प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स आईआईटी और आईआईएम इतने पास होना ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ है, और उसमें उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, और इस मेहनत की वजह से उन एरियाज़ में भी आप डेवलपमेंट देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। मेरा दूसरा मानना ये है कि हमारा इकोनॉमिक फोकस जो रहता है वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पे रहता है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स आएँ जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन भी रहे। अभी हमें सौभाग्य रहा था, हमारा मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट में हमने एक यूथ एंड डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में एज ए स्पीकर हमने बात रखी अपनी कुछ हफ्ते पहले ही। और उस प्रकार का अगर इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर में आए, खासतौर पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, तो हम उसको वेलकम करेंगे। जिस प्रकार से आपको पता है अभी एनएलयू की भी बात चल रही है, तो हम उम्मीद करेंगे एनएलयू एक जम्मू डिवीज़न में भी आए और कश्मीर डिवीज़न में भी आए। जब भी एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट आता है, उसका आगे पीछे सराउंडिंग एरियाज डेवलप ज़रूर होते हैं। पर मेरा एक और दृष्टिकोण है कि कोऑपरेटिव्स के माध्यम से भी इकोनॉमिक फिलिप प्रोवाइड करना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिए, आप एमएसएमईज़ के माध्यम से, कोऑपरेटिव्स के माध्यम से भी एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकते हैं और एक मनी फ्लो क्रिएट कर सकते हैं जो साइलोज़ में ही हो, उन विलेजेस, उन पंचायतों में ही हो, उन गाँव में ही हो,
जिससे एक व्यक्ति का उत्थान हो, और इसको हम कहते हैं कि स्वयं मालिक बने और स्वयं मालकिन बने। इसकी हमने पहल काफ़ी देर से पिछले कुछ महीनों से इस पे काम कर रहे थे। कल भी एक मथवार में, हमारा मथवार ब्लॉक में एफपीओ क्रिएट किया गया है, और जेके सिप्स के माध्यम से बहुत सारा काम हमारा अमग्रोटा ब्लॉक में हो रहा है, डंसाल ब्लॉक में हो रहा है, और ऐसा ऐसा ही नगरोटा ब्लॉक में भी लागू किया जाएगा। नगरोटा ब्लॉक में करंटली 2 प्रोडक्ट्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से, जो पूजा साथी धूप त्रिकोण का और गौ शक्ति के माध्यम से फ्लोर क्लीनर का। और हमारी उम्मीद ये है कि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हैंड होल्डिंग जो है मिशन युवा के माध्यम से, आईआईएम के इंक्यूबेटर के माध्यम से दिया जाए, कि ये बिजनेसेस जो हैं जिनका स्केल शायद स्मॉल हो बट वो मनी की रोटेशन में हेल्प करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि आईआईटी आईआईएम में 2000 लोग काम करते होंगे उदाहरण के तौर पर। अगर एक इंस्टीट्यूट में 2000 लोग कर रहे हैं, पर अगर मैं 200 छोटे छोटे बिजनेसेस खुलवाऊं जिसमें 10-10 लोग काम कर रहे हैं, वो भी तो बराबर हुआ। बढ़िया रहेगा। तो दे मे नॉट हैव दैट सेम काइंड ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर इन्वेस्टमेंट, बट मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो एट पार भी हो सकती है। तो हमें थोड़ा सा अपना सोच जो है वो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट में, एंटरप्रेन्योरियल एंडेवर में लाने की ज़रूरत है। और मैं नहीं कह रही कि आप सरकारी नौकरी ना करिए या आप प्राइवेट जॉब्स ना करिए, पर मैं ये ज़रूर बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट की जो आज स्कीम्स हैं वो आपको प्राइवेट नौकरी करने में भी और आपको अपना कारोबार खोलने में भी मदद कर रही है। तो आप या तो मुलाजिम हो सकते हैं या आप मालिक मालकिन हो सकते हैं, ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड गोल है पैसा कमाना, एंड गोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। अगर हम घर बैठे रह गए, 10 साल यूपीएससी की तैयारी करते रह गए, 10 साल केएस की तैयारी करते रह गए, जो आपके कंटेम्प्रेरीज हैं जिन्होंने वर्क प्लेस ज्वाइन कर लिया है वो तो आपके सीनियर्स बन जाएंगे। और जो क्योंकि नया ट्रेंड जो चल रहा है कि यंगस्टर्स जब वर्कफोर्स में आते हैं, दे आर वेरी अडेप्ट ऑन हाउ टू, मतलब अगर उदाहरण पे 10 रुपये मिल रहे हैं तो उसको 100 कैसे करना है, 100 को 1000 कैसे करना है, ये लोगों में अब जो नॉलेज है या अपने नॉलेज से जिस प्रकार से वो करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं सबको। और मुझे लगता है हमें इस सब का फ़ायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन, तो हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी की भी बात करें। हम अपने आप को एम्प्लॉयमेंट भी अपने लिए करें और अपने आप को एम्प्लॉयबल भी बनाएं, कि 10 साल डाउन द लाइन जब आप अपनी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं तो आप उस एक्सपर्टीज़ को लेके उसको एक मॉनेटरी बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकें। दैट इज़ वेयर वी आर प्राउड ऑफ यू। मेरी बहुत सी बातें जो मैंने अभी आपसे पूछनी थी आपने पहले ही कवर कर ली। कैलिफोर्निया इनोवेशन स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा हब रहा है। मैं भी आज से 50 साल पहले वहाँ ये कंसेप्ट है जो कि हैं। अभी आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ आईआईटी में भी और आईआईएम में भी इंक्यूबेशन सेंटर्स आए हैं, इनोवेशन हब्स खुले हैं। और साथ ही आपने जो बातचीत करी है तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इन सेंटर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी मिलेगा और कोऑपरेटिव और प्राइवेट माध्यम के से भी हमारी स्टेट में ये जो चीज़ें आएंगी जिससे युवा अट्रैक्ट होंगे इनके लिए। इसके साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने क्लियरली कहा कि एम्प्लॉयबिलिटी पे भी आपने फोकस किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, विमेन के लिए एम्पावरमेंट के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इवन विश्वकर्मा योजना है हमारे कारीगरों के लिए, या स्टेट ने भी मिशन युवा करके स्कीम शुरू की है जिसमें बहुत सा पोटेंशियल हमें दिखता है। लगभग 2.25 लाख लोग जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर भी कर चुके हैं मिशन युवा में। और स्टेट का फोकस है कि 1,37,000 के लगभग वहाँ पे यूनिट्स क्रिएट होंगे और लगभग 4.25 लाख के लगभग जो है हाउसेज जो हैं वो उससे रोज़गार पैदा करेंगे। आप क्या सोचती हैं लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स देखनी चाहिए जो कि रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बहुत कम है, कॉर्पोरेट सेक्टर देखना चाहिए? अगर हम पिछले कुछ वर्ष से देखें यूटी 2019 से ही देखें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हम अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। एक ऑप्शन बचता है जो मिशन युवा का भी कंसेप्ट है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप जॉब सीकर्स नहीं बनो, जॉब क्रिएट वाले बनो। आपने पहले ही बता दिया तो मैं इसी पे आता हूँ। तो कितना फोकस आपका युवाओं के लिए, क्या संदेश है, आप उनको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, किस तरफ देखो? मुझे लगता है कि ये एक, जैसे अंग्रेजी में कहता है, वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। जो मेरे लिए ठीक है शायद किसी और के लिए ना हो। और मेरा सिर्फ निवेदन हर युवा से ये है कि वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन करिए।
अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब मिल रही है आप गवर्नमेंट में करिए, अगर आपको प्राइवेट में मिल रही है प्राइवेट में करिए, और अगर आपके पास कोई आइडिया है जिससे आप अपना जिसके माध्यम से अपना बिजनेस चला सकते हैं वो करिए। क्योंकि आज कल हम ये देख रहे हैं कि अक्सर क्या होता है कि जब युवा अपने आप को कनेक्ट ही नहीं करता है वर्क प्लेस के साथ या वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ, तो जब आप इतना ज़्यादा गैप क्रिएट कर देते हैं एक्सपीरियंस में, तो आप ऑटोमेटिकली जो मार्केट प्लेस है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उससे आप पुश आउट हो जाते हैं। और फिर जब आप 10-12 साल अनएम्प्लॉयड रहे हैं, आपको वापस एम्प्लॉयबिलिटी में और एम्प्लॉयमेंट में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली। तो ये मैंने अक्सर इस विषय पे चर्चा की है कि कुछ ना कुछ करिए। आपने ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात की, तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि वहाँ पर बड़ा कल्चरली एक्सेप्टेबल था कि आप कॉलेज जा रहे हैं और साथ साथ काम कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने के नाते आपको ऑफ कैंपस काम करने का अलाउड नहीं था, आपको सिर्फ ऑन कैंपस अलाउड था काम करना। और मैंने अपने पूरे 4 साल जितने वहाँ लगाए हैं, चारों के चारों साल वहाँ काम किया है। और बड़ा ज़रूरी है कि युवा ये समझें कि जब अपने खुद स्वयं काम करके जो पैसे आप कमाते हैं, उसका जो गर्व होता है, उसका जो मान सम्मान आपको समाज भी देता है, उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। और उसमें फिर कोई रोक टोक भी नहीं रहती। आप अपने घर में भी योगदान दे सकते हैं, और फिर आपने अपना जो पैशन है, जो जिस प्रकार से परस्यू करना है, उस फाइनेंसेस को किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है, वो आपका स्वयं का निर्णय रहता है। तो ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इस विषय पे ना सिर्फ चर्चा करें, और मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगी, माता पिता को भी बोलूँगी कि अपने बच्चों को काम करने दीजिए। पहली ही कंप्लेंट जब युवा लेकर घर आता है, तो पेरेंट्स का पहला रिएक्शन होता है कि आप काम छोड़ दो। आपने जब आपकी पीढ़ी ने जब काम शुरू किया तो 5 किलोमीटर चलते थे, 10 किलोमीटर चलते थे, ये रियलिटीज़ हैं। आज वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से वहाँ सड़कें हैं जहाँ पर आप लोग पैदल चलते थे। सहूलियतें आ रही हैं, आपकी आगे वाली पीढ़ियों को भी आ रही हैं, पर उनको काम करने का भी उनको करने दीजिए। एंड फेलियर इज़ नॉट समथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ। आप अगर किसी चीज़ में आप नहीं अच्छे अगर आप कर पाए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी चीज़ में प्रयास करिए। ढूंढिए वो कौन सी चीज़ है जिसमें आपका मन भी लग रहा है और आप कर भी सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। और मैं लोगों को ये बताना चाहूँ, आपसे बड़े बुजुर्ग शायद सारे झूठ बोल रहे हैं, कोई भी हर दिन उठकर काम करना नहीं चाहता, और कोई भी हर दिन उठकर पढ़ना भी नहीं चाहता, और उससे भी छोटे बच्चों को हम बताएं। पर हर दिन उठकर करना पड़ता है, क्योंकि हमारी अपनी ज़रूरतें हैं जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। अब अगर आप स्कूल में हैं, सुबह 6 बजे उठकर स्कूल में पढ़ाई आप अपने पेरेंट्स से भी पूछेगा, वो भी नहीं करना चाहते थे, पर वो आपसे करवाते हैं क्योंकि उनको पता है इसकी क्या महत्वता रहती है आगे समाज में। हर दिन आप नहीं उठ सकते, किसी दिन आप खुश होते हैं, खुशी खुशी से आप दफ्तर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसी दिन आप खुद मायूस होते हैं, मायूसी से दफ्तर जाते हैं। आप एक व्यक्ति हैं, आप एक इंसान हैं, आपका खुद का जो इमोशंस हैं हर दिन आप प्रभाव देता है आप किस प्रकार से दफ्तर जा रहे हैं। पर यही वो भी बात आई जो आपने मेरे से पहले प्रश्न पूछा, ग्रिट का। ग्रिट का ये मतलब है आप अपने इमोशंस को एक साइड पे करके आप जाइए, यू गेट द जॉब डन। चाहे आपके मन में क्या चल रहा है, क्या परिस्थितियां हैं, क्या समय गुजर रहा है, यू गेट द जॉब डन, क्योंकि वो समय है उसको व्यतीत कर। और एक बुरे दिन का ये मतलब नहीं कि सारे दिन बुरे होंगे, और एक अच्छे दिन का ये मतलब नहीं है सारे दिन अच्छे होंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कंटेंटमेंट में, कि मतलब हम संतुष्ट हैं अपने जीवन के साथ, संतुष्टि पे पहले काम करना चाहिए, फिर खुशी और दुखी पर काम करना। बहुत बढ़िया। अब आते हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके। नगरोटा को एज ए रोल मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या देखती हैं, और क्या प्लान्स हैं अगले 5 से 10 साल के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सो फार एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड? मेरा ये मानना है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने के लिए आज भारत सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं कि एक विधायक होने के नाते अगर मैं वो सारी की सारी योजनाएं एक ज़मीनी तौर पे उतरवाऊं और उनको इम्प्लीमेंट करूं, तो मुझे लगता है 80% मेरा काम वहीं हो जाता है। जी बिल्कुल। क्योंकि आजकल लोगों को योजनाओं का ही नहीं पता है, तो बड़ा ज़रूरी है कि हम योजनाओं के बारे में जागरूकता लाएं और उसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कराएं, क्योंकि भारत सरकार ने हर प्रकार की चीज़ के बारे में सोचा। और एक बहुत ज़रूरी कार्य सिर्फ ये है कि आपने बस उसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो आप इम्प्लीमेंट कराएंगे 80% आपका, मुझे लगता है उसमें काम पूरा हो जाएगा। और जो रेस्ट 20% है वो इनोवेशन है। सरकार में रोज़मर्रे में कपेक्स का बजट तो आएगा हर साल,
CDF भी हमें हर साल आएगा, पर क्या इनोवेटिव चीज़ें हैं जो हम प्लग कर सकते हैं टू एक फिल दैट रिसोर्स गैप एंड टू प्रोवाइड इनोवेटिव सर्विसेज जो शायद लोगों ने सोची भी नहीं हो। और जैसे मैंने आपको कहा, ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो मुझे उम्मीद है बाय एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 26-27 हम लोगों को साझा भी कर पाएंगे। आपने जैसे जिक्र किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स का, बहुत सारी स्कीम्स हैं। मैं भी एज ए फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनर काम कर रहा हूँ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। मैं भी लोगों तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि गवर्नमेंट की ये स्कीम्स हैं, आप इनका लाभ उठा सकते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और एम्प्लॉयर बन सकते हैं रादर। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत सा कहीं गैप है सरकार की योजनाओं में, पॉलिटिकल विल में और सोशल पार्टिसिपेशन में, जिसके अभाव में स्कीम्स जो हैं पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और मुझे लगता है कि आप जैसे रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इन सारी योजनाओं को, रिसोर्स को, बिकॉज आपके पास ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं जिनके थ्रू आप पहुंच सकते हैं। अगर आप जो बात कह रहे हैं कि 80% तक लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल जो आपके हैं तो नगरोटा एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में उभरेगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं इसके साथ ही कि IIT, IIM, झम्बुचू, इसके अलावा भी आपके टेन्योर में एक और कोई बड़ा वेंचर वहाँ आए जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों में आपका कद और बढ़ाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपके लेट फादर देवेंद्र सिंह राणा जी को लेके एक फोरम में मुझे मौका मिला था, मे बी उनके एंड टाइम से कुछ देर पहले पे, तो आपकी मदर भी थी उसमें। वहाँ मैंने बड़ा जिज्ञासु सा मैंने उनको पूछा, 2 मिनट दिए गए मुझे बोलने के लिए, तो मैंने पूछा, मैंने कहा मैं आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, यू हैव बीन ए रोल मॉडल फॉर मी आल्सो, बट पीपल ऑफ जम्मू वांटेड टू सी यू एज ए चीफ मिनिस्टर, बट वहाँ पहुँचने की कुछ और भी ज़रूरतें होती हैं। या आप क्या सोचती हैं, अगर वो चीफ मिनिस्टर होते तो जम्मू कश्मीर कैसा होता? मैं आपको एक बात बताती हूँ राणा साहब के बारे में। राणा साहब को कभी भी ओहदे की ज़रूरत नहीं थी जनसेवा करने के लिए। जब वो अपने अर्ली 20s में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, वो तब से ही समाज सेवा में जुड़े थे। और मुझे नहीं लगता कि उनका जिस प्रकार का उनका जो विजन था, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी ओहदे की ज़रूरत थी। वो लोगों के साथ इतना घुले मिले हुए थे और लोगों की इतना चिंता करते थे कि जब इधर कोई 10 साल पहले भी भारती एयरटेल को राणा साहब लेकर आए विद द विजन, जो आज योजनाएं बन रही हैं वो उस समय वो विजन लेकर आए थे। जैसे आपको पता है अटल टिंकरिंग लैब्स की अब प्रतिक्रिया जो शुरू हुई है, बहुत बढ़िया एक स्कीम है। समथिंग सिमिलर राणा साहब ने भारती एयरटेल के साथ एक मॉडल स्कूल हमारी नगरोटा में गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, जिसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट एस्ट्रोनॉमी लैब दी हुई है, विच हैज़ ब्रिलियंट टेलीस्कोप इन इट। और भारती एयरटेल के माध्यम से और भी बहुत सारे 10-15 साल पहले बहुत यूनिक क्लासरूम्स का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मुझे लगता है कि ओहदे की बात नहीं होती। ओहदे से क्या होता है कि लोगों में प्रचलित आपका काम शायद और होता है, क्योंकि आपके पास वो स्पॉटलाइट होता है। पर राणा साहब के ऊपर हमेशा से मुझे लगता है कि एक स्पॉटलाइट उस प्रकार का था क्योंकि लोग अपनी उम्मीदें उनके साथ साझा करते थे और उनके साथ जोड़ कर रखते थे, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमेशा। आपने भी एक बात बोली कि हमारे वर्कर्स हैं। मैं ये मानती हूँ कि मेरे कोई वर्कर नहीं है, मेरा राणा साहब का परिवार है जिन्होंने मुझे अडॉप्ट करके अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। और मैं स्वयं भी उस परिवार को एक्सपैंड करने के प्रयास में हूँ। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मेरे से अगर कोई मिलना चाहता है तो वो डायरेक्टली मिल सकते हैं, उनको किसी के भी थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से हम आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोगों को साझा करना चाहेंगे कि तकरीबन 360-370 मेरी वार्ड्स हैं, और मैंने हर वार्ड में, हर पंचायत की 49 पंचायतों की हर वार्ड में वार्ड बाय वार्ड जाने की प्रतिक्रिया शुरू की है। 2 वजह से। एक तो मैं चाहती हूँ कि फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन हो, वार्ड मेंबर्स जो वहाँ रहते हैं, लोग जो वहाँ स्थानीय स्थित लोग हैं, कि वो फाइनेंशियल अपना भी एक विजन दें
कि किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन वो चाहते हैं। तकरीबन 7.6 करोड़ will be equally distributed among all these wards, and जो लोग कहेंगे क्या उसका करना है उसके माध्यम से हम उसको करेंगे। और मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है, एंड दिस आई विल डू वाया मी ओनली, इन द सेंस कि जब हम उन वार्ड्स में जाएंगे, हम लोगों से बात करेंगे, वो हमसे साझा करेंगे, तो हर वार्ड में जो लोग बोलेंगे हम वो उनके साथ कोलैबोरेट करके, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग समझ के कि वो क्या चाहते हैं इस समय में, वो वर्क्स इनिशिएट कराएंगे। मेरा ये मानना है कि ऑफ कोर्स आई लुक एट माय टेन्योर इन फिस्कल ईयर्स, और मैंने अपने सारे जो बड़े बुजुर्गों हैं उनको साझा किया है कि दिस विल बी द फर्स्ट फिस्कल ईयर दैट आई हैव एन इनपुट एज एन एमएलए। तो 26-27 पहला साल वो होगा जहाँ पर हम एक विजन अपना सेट करेंगे फॉर हाउ द बजट इज़ टू बी स्पेंट फॉर द नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों के एक नज़रिए में हम खरे उतर सकें। ऑफ कोर्स हमने इससे पहले रिकमेंडेशंस बहुत सारी जगहों की हैं, और काफ़ी सारा वर्क्स ओवरलैप क्योंकि पब्लिक की डिमांड्स के साथ है तो वो एग्जीक्यूट भी हुआ है, एंड हम बहुत खुश हैं कि वो काफ़ी सारी सड़कें हुई हैं। बट दिस विल बी द फर्स्ट budget where we are able to provide a complete guideline of how each department should be working, and मुझे बहुत I'm eagerly looking forward to it, क्योंकि CDF भी हमारे पास 2 साल का जो मतलब पिछले साल का था और इस साल का कंबाइन होकर, क्योंकि CDF लैप्स नहीं होता है तो कंबाइन करके एक बड़ा पूल हमारे सामने है। उसमें हमने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स से बात की है, उनको भी दिया, और एक वार्ड लेवल को भी एक स्टेक होल्डर बना दिया। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि एवरीबडी रिकग्नाइजेस कि अगर वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमारे साथ एक निजी तौर पे जुड़े हैं। आई वांट देयर इनपुट डायरेक्टली, आई वांट टू नो कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या समझते हैं, उनके लिए क्या उचित है। और मैं ये भी साझा करना चाहूँगी कि एक बजटरी कंस्ट्रेंट है, हर साल CDF के माध्यम से एक विधायक को 4 करोड़ दिए जाते हैं, और ये लैप्स नहीं होता है, फुल टेन्योर में आपको 4 करोड़ मिलेगा। और हमारा जो पहला प्रयास रहा है, हमने पूरा 1 साल में जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का तकरीबन 5-6 बारी जायज़ा लिया है पंचायतों का, उसमें हमने एक सेट ऑफ वर्क्स इस्टेब्लिश किया है जो हमने सारी एक विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रेजेंट किया है टू द गवर्नमेंट एज अ वे ऑफ रिक्वेस्टिंग कि दिस इज़ द वर्क दैट वी आर ऑलरेडी एसेटेड, हमें पहले ही पता है ये काम करना है, और हमने उसके निवेदन भी कर दिए कि सारे डिपार्टमेंट्स अलाइन होकर ये कार्य कराएं, क्योंकि 1.5 साल में हमने वो किया। ये डॉक्यूमेंटेशन अब क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया रहती है, डे 1 से हमने कुछ दिन यहाँ गुजारे, और फिर हम हर उस डिपार्टमेंट में गए, हर एलाइड डिपार्टमेंट में गए, चाहे वो दिल्ली में हो, जम्मू कश्मीर में हो, या नॉन प्रॉफिट्स के साथ बैठकें हों, या और भी बहुत सारे द वैलरस इंडियन आर्मी के साथ बात हो, या कोई भी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें हेल्प कर सकें, वहाँ हमने अपना पक्ष रखा है। और दफ्तर से दफ्तर जाके हमने लोगों की बात रखी है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें ये चाहिए, आप कैसे मदद कर सकते हैं। आज सुबह भी मैंने एक बैठक ली है, पर वो प्रोजेक्ट एक मॉडल प्रोजेक्ट बने जो पूरे भारत देश में उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाइपलाइन में हैं, और मुझे उम्मीद है क्योंकि हम एक ऐसी जनरेशन में हैं, सोशल मीडिया की जनरेशन में, जहाँ हमें लगता है कि अभी के अभी होना चाहिए, पर बड़ा ज़रूरी है कि हम समझें कि एलोकेशन ऑफ सैंक्शन ऑफ फंड से लेकर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क थोड़ा सा समय लगेगा, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि लोगों को जो उनकी उम्मीदें थी उन पे हम खरे उतर पाएंगे। और मुझे बहुत, जैसे मैंने कहा, बातें करने का ज़्यादा शौक़ नहीं है, काम करके दिखाने का है। बस समय की बात है, जब समय गुजरेगा तो लोग स्वयं देखेंगे कि कार्य जो होता है, जिस प्रकार से राणा साहब करते थे, उन्हीं के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से हम भी उसी प्रकार से करते हैं। साइड्स आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड, आपकी बातचीत से ये पता लगा कि यू आर ट्राइंग ऑल द लेवल, हर तरह से आप रिसोर्सेज जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं इतने डिपार्टमेंट के साथ मिलके। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये भी अगर आपकी बात करती हूँ, पर जब आप आते हैं, आप नहीं, हाइपोथेटिकली आप आते हैं और आप कहते हैं मुझे मेरी गली बना दीजिए या नाली बना दीजिए, तो अब हम अक्सर लोगों से पूछते हैं कि क्या आपको पता है वो नाली या गली बनाने में कितने पैसे लगते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक एलोकेटेड फंड आता है। उदाहरण के तौर पर अगर मेरे पास 100 रुपये आए हैं, या तो मैं 10 रुपये की 10 सड़कें बना सकती हूँ,
5 रुपए की 20 सड़कें बना सकती हूँ या 100 रुपए की एक सड़क बना सकती हूँ। बजटिंग है। और अक्सर ये होता है कि लोगों को हम अब ये साझा कर रहे हैं कि आपका हम स्टेक होल्डर बना रहे हैं। आपको हमने बता दिया हमारे पास कितना CDF से पैसा आता है, अब आप बताइए कि आप क्या करवाना चाहते हैं। कपेक्स के लिए हमने सबसे 1-1.5 साल बात करके उसकी रिपोर्ट्स बनाई है। रिपोर्ट्स जो बनाते बनाते भी हमें कुछ हफ्ते लगे हैं, क्योंकि कुछ कॉलिंग करनी पड़ती है, वेरिफिकेशन करनी पड़ती है कि क्या करंट स्टेटस है, क्या अभी भी वही स्टेटस है या और बढ़ गया है स्कोप ऑफ वर्क। तो ये सारा कलेक्ट कर डेटा कलेक्ट कर ही पैसा आएगा। हमने 19 करोड़ 40 लाख तकरीबन लाया है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए, स्थायी बहाली के लिए, इसी डेटा के वजह से। इतनी मोटी मोटी रिपोर्ट्स लेके हम कौन से दफ्तर नहीं गए हैं। तो ज़रूरी है कि पैसा आए और फिर वो काम हो। और मुझे उम्मीद है कि लोगों के आशीर्वाद से आने वाले फिस्कल ईयर्स में हम वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ जो एक विजन लोगों ने अपने लिए देखा है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। कोई 3, आपके तो ढेर सारे कार्य आपकी बातचीत से लगे आप करना चाह रही हैं, बहुत कुछ करना चाह रही हैं, कोई 3 कार्य जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आप करना चाहेंगे? मैं ब्रॉड स्कोप, जैसे मैंने आपको कहा, प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी साझा नहीं कर सकती हूँ। हालांकि मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको रेडिली बता सकती हूँ, बट जब वो होगा तो उस पर बात करेंगे। 3 ब्रॉड स्कोप चीज़ें जो हैं जिस पर हम काम करना चाहेंगे, सबसे पहले तो होगा कि विमेंस इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, यूथ्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड देन ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। मुझे लगता है कि इस विषय पे मैंने काफ़ी बारी चर्चा भी की है। इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है, जैसे हमारा मतवार FPO के माध्यम से हमने किसानों के लिए एक प्रतिक्रिया रची है, उसी प्रकार से जैसे अभी आपने कहा मिशन युवा के माध्यम से। मिशन युवा नाम बेशक युवा है, पर वो हर एज के व्यक्ति, एज लॉन्ग एज यूर एन एडल्ट, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो उससे हम युवा और यूथ और महिलाओं और कोई भी अगर व्यक्ति काम करना चाहता है उस पर फोकस कर सकते हैं। और साथ में साथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि खासतौर पर युवा 21 साल की उम्र है जिसमें आप लोकल पॉलिटिक्स में भाग ले सकते हैं। आप 21 साल की उम्र में पंच, सरपंच और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस लड़ सकते हैं, और 25 साल में आप MLA MP की चुनाव लड़ सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमने अक्सर, मैंने देखा है कि रिड्यूस कर दी है टू सोशल मीडिया। और बड़ा ज़रूरी है कि मैं तो इनवाइट करूँगी और भी लोग आएँ और भी लोग समझें कि किस प्रकार से कार्य होता है। आपके सरपंच के रिस्पेक्टेड सरपंचेस के पास कितना पैसा आता है, आपके ऑनरेबल MLAs के पास कितना पैसा आता है। व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड यू अंडरस्टैंड बेटर कि क्या स्कोप है, फिर आप और एक बेटर विजन प्रिपेयर कर सकते हैं अपने ही लोकल एरियाज़ के लिए। और एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन ये बनता है, जैसे मैंने कहा कि द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने शुरुआत की अपनी 22 साल की उम्र में एज काउंसलर इन नागपुर, एंड उसके बाद वो जब मेयर बने 27 साल की उम्र में, तो वो भारत देश में उस समय के 2nd यंगेस्ट मेयर थे। तो ये नींव ऑलरेडी रखी हुई है एक बहुत दिग्गज ने। तो मुझे लगता है उनका उदाहरण लेकर और भी युवाओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने मेरे से सवाल पूछा कि गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स या एंटरप्रेन्योरशिप, आई वुड ऐड अ 4th, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। That will help understanding the situation and ground realities. एंड ऑल्सो टू इम्प्लीमेंट द चेंज जो आप चाहते हैं कि आप करिए। और इसमें अगर आप कह रहे हैं कि मुश्किल है या कोई बाधा आ रही है या कोई हर्डल्स हैं, तो आई वुड होप कि जैसे अभी हम ये वार्ड बाय वार्ड जा रहे हैं, अगर कोई भी युवा है खासतौर पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इसमें हमारा कोई सहयोग चाहता है, हमारे बड़े बुजुर्गों का कुछ मार्गदर्शन चाहता है, देन व्हाई नॉट। बिल्कुल, क्योंकि द वर्स्ट दैट कैन हैपन इज़ कि आप नहीं जीते, पर आप अनुभव तो करेंगे कि लोगों का किस प्रकार से सिस्टम में आप उनको के माध्यम से आप मदद कर सकते हैं, योजनाओं के माध्यम से उनको मदद कर सकते हैं। एंड आई वुड होप कि एक यूथ के लिए, यूथ को ये भी समझना ज़रूरी है कि ये अपने आपके चाहे आप जीतें या हारें, आपके रेज्यूमे में भी बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है कि आपने इतनी एक कैंपेन लड़ी, आपने इतने, यू कैन पुट इट इन योर मिशन स्टेटमेंट कि मैंने 1000 लोगों से संपर्क किया और उनका एक उनकी ये इम्पैक्ट मेरा स्टेटमेंट है, इतना हम वर्क किया हमने उनके साथ। तो ये बहुत एक्सपीरियंस के तौर पर भी एक बहुत बढ़िया आपका रेज्यूमे पे ऐड किया जा सकता है। इतनी इंसाइटफुल डिस्कशन, इतनी गहराई भरी नॉलेज आपको, और इन डेप्थ नॉलेज रादर मैं कहूँगा,
रियली इकोनॉमिक का स्टूडेंट तो मैंने आपको बोला है, यू हैव अ ग्रेट नॉलेज। तो मुझे ये जानना था थोड़ा सा, सोशल मीडिया में भी ये यूथ है मेरे साथ, ये थोड़ा सा जानना चाह रहे थे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। टाइम मिलता है आपको अपने लिए? सॉरी एक्सक्यूज मी, मैं आपको शायद लोगों को ये मेरे बारे में कम पता है, पर मुझे नहीं लगता कि लाइफ कंपार्टमेंटलाइज की जा सकती है। जीवन आपका एक ही है। जो मेरा वर्क है वही मेरी लाइफ, और जो मेरा लाइफ है वही मेरा वर्क है। और जो पर्सनल लाइफ की बात की जाती है, मुझे लगता है कि आपको अपना इंटरेस्ट जो है उसको एक्टिव और अलाइव रखना, वही आपका लाइफ का है। तो आई इंजॉय रीडिंग। मुझे इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं कुछ समय मूवीज़ देखने के लिए भी निकालती थी, जो अब नहीं हो, तो मैं थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लेती हूँ। सो टू कीप इन टच कि क्या चल रहा है आजकल पॉप कल्चर में, क्योंकि मुझे लगता है कि कल्चर बड़ा ज़रूरी है, उसके साथ इन टच रहना बड़ा ज़रूरी है, पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। बट उसके अलावा मेरा शायद सौभाग्य ऐसा है कि या तो मेरे परिवार में या मेरी सहेलियों में हमेशा मुझे जो लोग मिले हैं मेरे जीवन में, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया है मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो मुझे कभी भी ये नहीं लगा है कि मेरा पर्सनल लाइफ मेरी प्रोफेशनल लाइफ से अलग है। मेरी जो सहेलियां हैं वो मेरी बचपन से सहेलियां, उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। शायद मेरा मिजाज इस तरीके का ही है कि अगर कुछ करना है तो उसको पूरे फोकस के साथ करना है। और हम शायद उस एज में भी हैं कि आप अगर अपने दोस्तों से हर दिन नहीं भी मिलें तो फिर भी उसी जहां आप छोड़ कर गए हैं वापस वही आएंगे, क्योंकि हमारी एज में सब अपना करियर बनाने में लगे हैं। तो शायद सबके पास समय भी नहीं है कि वो किसी और चीज़ पे फोकस कर सकें। जब बचपन में आप करते हैं, आप हर दिन अपने दोस्तों से मिलते हैं, सहेलियों से मिलते हैं, ट्यूशन जाते हैं, आपका संपर्क बहुत ज़्यादा होता है। पर जैसे आप एज करते हैं, आपकी फैमिलीज़ बनती हैं, आपका करियर सेटल होता है, तो वो समय पर्सनल और प्रोफेशनल का ब्लर काफ़ी हो जाता है। और मैं यूथ से खास तौर पर ये कहूँगी कि आपकी जो संगति है वो डिफ़ाइन करेगी कि आप खुद क्या बनते हैं। तो अगर आप एक बिज़नेस ओनर बनना चाहते हैं, आप 4 लोग अपने आगे पीछे ऐसे रखें जो बिज़नेस ओन करते हैं। आप अगर एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप 4 लोग ऐसे रखिए प्रोफेसर जो हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके हम उम्र हों, पर ऐसे लोगों जो आपको मार्गदर्शन करें, आपको प्रेरित करें और आपको आपसे बेहतर बनाएं। और ये बड़ा ज़रूरी मुझे लगता है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि लोग ये समझें कि प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ कैन बी इन हार्मनी विद ईच अदर। प्रश्न जो है बहुत अच्छे जवाब दिए, और लेकिन ये अधूरा क्वेश्चन है जी। हमें सुनने वाले बहुत से युवा आपको अपने दिल की सेंसेशन मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे शादी के विषय में क्या सोचते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने हमसे, और इसमें आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे चुनाव के दौरान क्या हुआ कि ये एक टॉपिक ऑफ कैंपेन बन चुका था, वेर हमारी ऑपोजिशन ने ये बात करना शुरू की कि इनको वोट ना दीजिए क्योंकि इनकी शादी होने वाली है। और मुझे ये हमेशा से बड़ा इंटरेस्टिंग लगा लोगों की जब बात ये करते थे, क्योंकि हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहाँ पर देखिए महिला और पुरुष, और ये मैं आपको सच बताऊँ, मुझे गांव की एक दादी ने कहा, आपको मैं उदाहरण देती हूँ, मुझे अब आपने याद दिलाया। ਇਹ डोगरी च गल करनी पड़नी, जिथे अस पुज्जे एक ग्रां च अस कैंपेनिंग करा दे, उत्थे एक दादी आई तो ये गल शुरू हुई कि ब्याह दी, तो लोग आखा दे थोड़ा ब्याह कदूं होना है, क्योंकि उसले अफवाह फैला दे है कि इंदा ब्याह हो जाना, इंदे लिए वोट नहीं करना। तो उत्थे एक दादी बैठी दी ही, तो उन्हें आखिया बेटा शैल किता ब्याह नहीं किता। तो मैं आखिया दादी की होया, दादू कुत्थे न? तो आखदी कि इत्थे ही होना, कुत्थे बैठे दा होना, वो केड़ा मेरा जान छोड़दा। मैं आखिया दादी जी थोड़ी ब्याह होए कितना साल होए? तो उन्हें आखिया कि 50 साल होइए पुत्र, ऐसे मतलब वो पूरी बात अपनी उन्होंने रखी। बड़ा हम हंसे मजाक किया। उन्होंने एक बात बोली, गांव की एक महिलाएं हैं ये, उनकी उम्र होगी 70-80 साल। उन्होंने कहा कि बड़ा ज़रूरी है कि जो आपका जीवन साथी हो ये समझे कि आप कि देखिए शादी से किसी को कोई मतलब ऐसा नहीं है कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मुझे ये लगता है पर्सनल सिविल मैटर है, लोगों की अपनी मर्जी है, बट यू मस्ट ऑनर द सैंक्टिटी ऑफ अ मैरिज बाय रिस्पेक्टिंग द अदर इंडिविजुअल एज वेल। और बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने आप को, जैसे आपने कहा वर्क बैलेंस, मेरी जीवन में हमेशा ऐसे लोग आए हैं जो मेरी सहेलियाँ हैं जिन्होंने मुझे कभी भी दोनों को चूज़ करने में मजबूर नहीं किया है। सो
अब हम एक ऐसे पोजीशन पे हैं कि मेरे लिए सबसे पहली और आखिरी प्रायोरिटी ये है कि मैंने राणा साहब के साथ जो वादा किया है उसको पूरा करना है। और जिस समय में मैंने वादा किया है, बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी मेरी लाइफ में, चाहे वो हमारे जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का परिवार जुड़ता है या किसी और तरीके से हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, तो वो समझे। तो मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का उत्थान, जिस प्रकार से राणा साहब करते थे। अब उसमें ऑन अ पर्सनल लेवल क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं आपको सच बताएं, मैंने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ा है। क्योंकि ये इस पूरे चुनाव में मैंने गांव-गांव जाके इस विषय पर चर्चा की है। आप मुझे बताइए कि आज बहुत सारे नेता हैं जिनकी शादी हुई है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट नहीं करा रहे। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादीशुदा होकर बच्चे पालते हुए ऑफिस जाती हैं और अपना पूरे दिनचर्या का काम करती हैं, घर वापस आती हैं, घर संभालती हैं। बिल्कुल। सो दिस माइंडसेट कि आपका पर्सनल, जैसे मैंने कहा, पर्सनल लाइफ बहुत कम मैंने देखा है जो प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट करता है, इफ़ यू मेक गुड डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। और अभी तक तो मैं यही कर सकती हूँ साझा कि मेरी जितनी भी सहेलियाँ हैं वो बहुत रोज़मर्रे में मुझे बहुत प्रोत्साहन देती हैं, बहुत आगे बढ़ाती हैं, लोग बहुत मुझे आशीर्वाद देते हैं। मेरा प्राइमरी फोकस राइट नाउ इसी विषय पे है। और मैं उम्मीद करूँगी कि हम एक जो थॉट प्रोसेस लेकर आते हैं, ख़ासतौर पर महिलाओं के लिए, कि अगर उनकी शादी हो जाए तो वो अपना वर्क उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो मैं तो निवेदन करूँगी सबसे कि आप थोड़ा सा नज़र घुमाइए, आप ही के मोहल्लों में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पूरे मोहल्ले का बेड़ा उठाया हुआ है, घर भी संभालती हैं, काम भी संभालती हैं, और समाज के लिए एक ऐसी उन्होंने नींव रखी है हम जैसी औरतों के लिए। क्योंकि अगर आप सियासत भी ट्रेस करिए तो 30, 40, 50, 60 ईयर्स, डे वन जब से भारत देश एक आज़ाद देश हुआ है, पहले दिन से सैकड़ों महिलाओं ने योगदान दिया है इस देश में। उससे भी अगर आप पहले जाइए इतिहास में, झांसी की रानी का उदाहरण अगर लें, उनकी उम्र में से 10 साल छोटी थी जब उन्होंने झांसी की जंग लड़ी, बच्चा गोद में लिए हुए। तो जब ऐसे उदाहरण है हमारे ही इतिहास में, हमारे ही सभ्यता में, तो क्यों हम किसी और सभ्यता को देखकर उसका प्रोत्साहन लेते हैं। हमारी भारत देश में महिलाओं ने एक्टिवली, पूरे विश्व में देश ऐसे हैं जब उन्होंने इंडिपेंडेंस लिया महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत देश में ऐसा नहीं था। पहले दिन से महिलाएं वोट दे सकती थी, पहले दिन से महिलाएं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकती थी, पहले दिन से महिलाओं को आज़ादी थी। आप अपना, जैसे आप अमेरिका को देख लीजिए, आपने अभी उदाहरण दिया ग्लोबल एजुकेशन का, बट आई वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स देयर ऑल्सो। महिलाओं को अपना बैंक अकाउंट खोलने का परमिशन लेनी पड़ती थी, और वाइट विमेन got the permission to open their bank accounts before black women, African American women। तो ये कॉन्सेप्ट्स भारत देश में नहीं थे। ये सफ्रेजेट मूवमेंट जो है, जो एक वाइट रेस के माध्यम से भी, अगर आप सफ्रेजेट देखिए, वो सफ्रेजेट था हक मांगने का, वोट के लिए। भारत देश में तो पहले दिन से था। सो ये जो एक विचारधारा है, मुझे लगता है हमें अपनी सभ्यता से जुड़ने की ज़रूरत है। भारत माता के हम बच्चे हैं और बराबर के बच्चे हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी की भी पर्सनल लाइफ प्रभावित करती है उनकी प्रोफेशनल लाइफ को, इफ़ दे आर सराउंडेड बाय गुड पीपल। 2 मैसेज हैं आपके जवाब से। युवाओं के लिए क्लियर कट मैसेज है, सैंक्टिटी ऑफ लाइफ टू बी मेंटेन्ड। और मुझे लगता है आपको जो दर्शक सुन रहे हैं, जो सीनियर हैं, वो डेफिनेटली आपको आशीर्वाद देंगे। आप हमारे देश के कल्चर को बढ़ा रही हैं डिस्पाइट ए पॉलिटिकल लीडर। अब हम बिफोर वी कम टू क्लोजर, एक और क्वेश्चन पर्सनल जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। इमेजिन करिए आपको अपने पिता से बात करने का मौका मिले, आप उनसे क्या बात करेंगे? देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं उठता है जहाँ पे हमें ये नहीं लगता कि काश राणा साहब यहाँ होते। तो बातें करने के लिए तो बहुत है, पर क्योंकि ये संभव नहीं है, तो हम सिर्फ एक प्रार्थना करते हैं कि राणा साहब जहाँ पर भी हैं, ऊपर वालों के चरणों में हों, और उनका आशीर्वाद उनके साथ जुड़े हुए सारे व्यक्तियों पर रहे। और उनकी वजह से जो लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, हम उनसे ज़रूर मार्गदर्शन लेते हैं, और आपके माध्यम से उन सबको धन्यवाद करेंगे कि राणा साहब से तो हम बात नहीं कर सकते, पर जिन लोगों से हम बात कर सकते हैं, उन्होंने हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है।
जैसे मैंने कहा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जब हमें गले लगाते हैं हमें लगता है हम राणा साहब को गले लगा रहे हैं, जब हमें वो कोई एडवाइस देते हैं या मार्गदर्शन देते हैं हमें लगता है राणा साहब हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो ऊपर वाले से तो लड़ नहीं सकते, राणा साहब से फिर से एक बारी बात नहीं कर सकते, पर राणा साहब के सहयोगियों के साथ, राणा साहब के मित्रों के साथ, राणा साहब के शुभ चिंतकों के साथ हम बैठकर उनके बारे में भी सीख सकते हैं और अपने आप को भी जिस तरीके से आगे के लिए जो राह लेनी है वो भी ढाल सकते हैं। मेरे लिए तो ऊपर वाले से तो ऑफ कोर्स हर दिन ही है कि काश राणा साहब होते, पर जिन परिस्थितियों में हम हैं हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ऊपर वाले का और राणा साहब का कि उन्होंने इतना प्यार लोगों को दिया, इतना मान सम्मान लोगों को दिया कि वही आज सारा कुछ हमारी तरफ एक आशीर्वाद के तौर पर आ रहा है। मैं यहाँ आने से पहले आपका सोशल मीडिया में वीडियोस ढूंढ रहा था जी। जितने भी वीडियो मिले मुझे, यू आर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, फुल ऑफ पोलाइटनेस। मैं ढूंढने की कोशिश करता, रादर स्ट्रगल कर रहा था कि मुझे कहीं पे आपका वो गुस्से वाला कोई वीडियो मिले। आप टोटली कूल हैं, कैसे मेंटेन करती हैं? आई डोंट थिंक मैं टोटली कूल इन ऑल सर्कमस्टांसेस हूँ। जहाँ हमें फर्म होने की ज़रूरत है हम फर्म होते हैं। आई वुड होप कि मैं कभी बदतमीजी ना करूँ। देयर इज़ अ थिन लाइन एज ए लेजिस्लेटर, एज ए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। लोगों के जनहित में जब बात करनी है आपको कभी कभी फर्म बात करनी पड़ती है। और मेरा क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 2013 से लेकर 2024 एक्टिवली रहा है, तो 11 साल का मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है फॉर्च्यून 200 कंपनीज में भी। तो जहाँ पे एक अपनी बात रखनी है फर्मली वो हमें आती है, पर आई वुड होप कि जब फर्मली भी बात रखनी है हम कभी बदतमीजी पे ना उतरे। थिन लाइन है, बट उसका लोगों को आई वुड होप कि अनुभव कभी ना हो कि हम बदतमीज़ हो गए हैं। और क्योंकि मुझे लगता है एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है हर व्यक्ति की। अगर आप हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो मुझे लगता है आपको भी, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको भी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट देना, चाहे वी आर म्यूचुअली वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल जहाँ पे कोई फ्रिक्शन आ रहा हो टू अचीव दैट गोल। तो दैट कैन बी डेल्ट विद फर्मली एंड इन विद इन द स्कोप ऑफ अ प्रोफेशनल सेटिंग, जो अक्सर करना पड़ता है आपको। देखिए पब्लिक को है कि काम हो, और प्रोफेशनल्स जो हैं आज की तिथि में हमसे काफ़ी सारे लोग हमसे बड़े हैं in age. However, in an accountable setting, I have the authority to keep people accountable in those organizations, in those departments, because that is the mandate that has been given to me by the people. तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करूं, और जहाँ पर प्यार से निकल जाता है बात प्यार से, पर जहाँ से फर्मली वो स्टैंड लेना है लोगों के लिए वो ज़रूरी है। जो कानूनी है और जो गैर कानूनी है उसके बीच में एक खड़े होकर निर्णय कानूनी तौर पर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक आपने एक मार्गदर्शन देना है लोगों को और उनकी जो काम है वो पूरे कराने हैं। तो बट आई वुड होप आपने वीडियोज़ अगर ढूंढने की कोशिश की है तो ऐसा कहीं ना मिले जहाँ पे बदतमीजी हो रही है। डेफिनेटली वी आर प्राउड ऑफ यू। और इसको अंत में हम चाहेंगे आपसे 2 शब्द हमारे युवाओं के लिए। जितने भी युवा आज हमें आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं, हम उन सबसे ये निवेदन करेंगे कि आप में क्षमता है, आप बाहर जाइए, दुनिया में पार्टिसिपेट करिए, घर पे मत बैठिए। क्योंकि घर पे मुझे पता है हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे टेलीविज़न्स हैं, हमारे पास घर में अगर परिवार है जो हमारे लिए 2 वक्त की रोटी 3 वक्त की रोटी दे रहा है तो बहुत संतुष्ट हैं हम अपने घर में। पर मैं आपसे निवेदन करूंगी कि बाहर निकलिए। मुझे आज भी याद है कि हमने जब अपनी पहली इंटर्नशिप लेने की कोशिश की, लेने का प्रयास किया, हमने तकरीबन 100 रेज्यूमे भेजे और 30 उसमें से मीटिंग्स की हैं, तब जाके एक इंटरव्यू हमें मिला और हमारा रेज्यूमे मिला। उसी प्रकार से पहली हमारी जो नौकरी थी, हमने अपना नेटवर्क क्रिएट किया और हमारे नेटवर्क के माध्यम से मुझे पहला जो अपनी नौकरी थी स्टूडेंट टेक्नोलॉजी सेंटर में, हमें अभी भी याद है, वो नौकरी मिली थी अपने नेटवर्क से। सो घर पे मत बैठिए, लोगों से मिलिए, अपना रेज्यूमे पॉलिश करिए और जिस इंडस्ट्री में आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं उस पर काम शुरू करिए। आजकल तो आपके पास सोशल मीडिया भी अगर आप प्रयोग करिए, उसका सदुपयोग करिए।
आप अपना टैलेंट सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करिए और उसके माध्यम से जो करियर बिल्ड करना चाहते हैं। मेरी एक सहेली हैं जो एक रियल्टर हैं, आई बिलीव उन्होंने लेडी रियल्टर के नाम से, मेरी बचपन की सहेली के नाम से उन्होंने इंस्टाग्राम खोला है। एंड वो अपना जो सारा काम है वो सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। एक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक महिला हैं, वो अपना जो भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो सारा इंस्टाग्राम के माध्यम से करती हैं। तो आजकल जो एक सोशल मीडिया का स्कोप है, आपको नहीं पता कि आप कब वायरल हो जाएं, या आपको नहीं पता कि किस प्रकार से वो एक वीडियो वायरल हो कि आपका बिजनेस जो है वो आगे बढ़े। तो कुछ ना कुछ प्रयास करते रहिए और मैं उम्मीद करूंगी कि जो सपना आपने अपने लिए देखा है वो सारे के सारे साकार हो। बहुत बढ़िया साथियों, ये थी आज हमारे बीच में हमारी एक आदर्श बच्ची कहूँगा बड़ों के लिए, जो कि एक रोल मॉडल हैं युवाओं के लिए। उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया है युवाओं को, घर में मत बैठो, निकलो बाहर, अपने स्किल को यूज़ करो, जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको एनकैश करो। हम दुआ करते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद इन पे बना रहे, और हमने स्टार्टिंग में ये इंडिकेट किया कि आप रोल मॉडल हैं, उसके साथ ही इस बातचीत से निकला कि आप रोल मॉडल के साथ यूथ आइकॉन भी हैं। हमारे सैल्यूट से आपको, हम दुआ है भगवान से कि आप खूब तरक्की करें और लोगों की सेवा करें। थैंक यू।